हेलो। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं बात करने वाली हूँ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। एचजीपी जो है एक मेगा प्रोजेक्ट था। इसको कंप्लीट होने में लगभग 13 साल लगे थे। ये स्टार्ट हुआ था 1990 में और कंप्लीट हुआ है 2003 में। इस प्रोजेक्ट को जो कोऑर्डिनेट किया था वो किया था यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने। इसके जो पार्टनर्स थे वो थे यूके का वेलकम ट्रस्ट, जापान, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना। यस, जैसे कि ह्यूमन बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सो ऑब्वियस सी बात है जो ह्यूमन जीनोम है वो भी बहुत बड़ा होगा। कितना होता है ह्यूमन जीनोम? होता है बेटा 3 × 10⁹ बेस पेयर। सो पर बेस पेयर जो खर्चा हुआ था वो हुआ था $3 का। ठीक है। तो इस हिसाब से जो पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो थी लगभग $9 बिलियन। तो इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर हुआ था इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। भाई इतना ज्यादा खर्चा क्यों किया जा रहा था एचजीपी में? क्या जरूरत थी? जीनोम प्रोजेक्ट मतलब पूरे ह्यूमन जीनोम की जानकारी की क्या जरूरत थी, बताइए। प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्सेस की क्या जरूरत थी इस चीज की। देखिए सीधी सी बात है, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि अल्जाइमर डिसीज हो गया, या बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, या और भी बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। तो उनके लिए कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, किस तरह से उनको ट्रीट किया जा सकता है, किस तरह से पता लगाया जा सकता है किस किस तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं या होने की पॉसिबिलिटी है। तो इन सब जानकारी के लिए, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि ह्यूमंस का जेनेटिक डेटा हमारे पास हो। इसी वजह से बहुत सारे कंट्रीज आगे आए और उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया इस प्रोजेक्ट में। अब देखिए इन सब के चलते बायोलॉजी में एक न्यू ब्रांच उभर कर आई जिसका नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बेटा ये वो बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर जितना भी जेनेटिक डेटा होता है उसको किस तरह से स्टोर करते हैं, उसको किस तरह से एनालाइज करते हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जो उसके एनालिसिस में हेल्प करते हैं, कौन कौन से बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं। आज के समय में तो इतने ज्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं इस पूरे जेनेटिक डेटा की एनालिसिस में। सो यस, इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को बोला जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एचजीपी का क्या क्या गोल था। देखिए हमारे ह्यूमन डीएनए में 20 से 25,000 जो है जीन्स हैं, तो उन सबको पता लगाना कि किस जीन का क्या फंक्शन है। तो ये एक वो गोल था। दूसरा था कि जितने भी 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं उनके बारे में जानना और उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से स्टोर करना और उनके एनालिसिस के लिए अच्छे अच्छे टूल्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाना। ये सारे जो थे इनके गोल्स थे, और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज जानना और जितने भी एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज हैं उन सबको एड्रेस करते हुए इस जीनोम प्रोजेक्ट पे काफी साइंटिस्ट ने काम किया। सारे कंट्रीज के साइंटिस्ट इकट्ठे हुए और इस पे अपना अपना काम किया। तो देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो जानने के लिए इस टॉपिक के बारे में वो ये है कि एचजीपी में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, कौन से मेथड्स थे, क्या उसके गोल्स थे। एचजीपी के बारे में जब पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो उसका क्या डेटा निकल के आया, क्या क्या उसके फीचर्स थे, ये सारी जो चीजें हैं आपको याद करनी है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसके मेथड से। देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में दो मेथड्स अप्लाइड हुए थे। एक तो था एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, दूसरा था बेटा सीक्वेंस एनोटेशन। तो जो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग है जिसको हम बोल रहे हैं ईएसटी, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें टू आइडेंटिफाई ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड इन दी सेल एज आरएनए मॉलिक्यूल। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि सारे उन जीन्स को आइडेंटिफाई किया जो भी अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं एज आरएनए। बेटा उनको क्यों किया? क्योंकि देखिए वो आगे जाके प्रोटीन्स में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। दिस इज द रीजन उन्होंने जो जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं जीन्स आरएनए में पहले उनको आइडेंटिफाई किया। दूसरा था बेटा सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है। इन्होंने क्या किया बेटा, सीक्वेंसिंग ऑफ ऑल टोटल जीन्स एंड असाइन देम
एज पर देयर फंक्शंस, ठीक है, मतलब जितने भी जीन्स थे उस पूरे जीनोम में उनको असाइन किया एज पर देयर लोकेशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लोकाय, ठीक है। तो किस लोकेशन पे वो जीन्स हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, तो उसका पूरी तरह से सीक्वेंसिंग करी। तो ये जो दो मेथड्स थे, ईएसटी एंड सीक्वेंस एनोटेशन, इसी के चलते इस प्रोजेक्ट पे काम किया गया। और जो पूरा प्रोसेस था सीक्वेंसिंग का बेटा, वो कुछ इस तरह से था, जैसे कि इन्होंने कुछ सैंपल्स में से डीएनए को निकाला, ठीक है, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, आइसोलेट किया, फिर बेटा उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया, ठीक है। जो मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं बेटा, उनके थ्रू जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग पढ़ोगे, तो उनके थ्रू उन्होंने जो डीएनए को कट किया इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। फिर क्या किया बेटा, इनको क्लोन किया। आप देखिए क्लोनिंग का क्या मतलब होता है, इसकी कॉपीज बनाई, ठीक है। तो क्लोन इन सुटेबल होस्ट यूजिंग वेक्टर्स, तो जो प्रॉपर जो होस्ट होते हैं उसके अंदर ये डीएनए डाला, क्लोन करवाया, ठीक है, वेक्टर्स को यूज करके। फिर उसकी उसकी वजह से क्या हुआ बेटा, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए हुआ, बहुत सारे डीएनए एम्प्लीफाई हो गए, और फिर उनकी हुई ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग। तो आप समझ रहे हो, पहले तो उन जीन्स को पकड़ा जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करते थे एज अ आरएनए मॉलिक्यूल्स, फिर क्या किया बेटा, उसका किया सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है। सीक्वेंस एनोटेशन करने के लिए इन्होंने डीएनए को आइसोलेट किया, डीएनए के जो भी फ्रेगमेंट्स थे उनको क्लोन किया विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग होस्ट, जैसे कि बैग एंड गैग, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। और फिर इनकी क्या की, सीक्वेंसिंग की। बेटा ये एक मेथड है जो कि साइंटिस्ट सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर ने इन्वेंट किया था। इस मेथड को सेंगर्स मेथड भी बोला जाता है, और इसको बोलते हैं बेटा ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग, ठीक है। तो किस तरह से उनकी ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग करी, इन्होंने क्या किया बेटा, जितने भी ओवरलैपिंग रीजन्स थे डीएनए में, देखिए एक तो आपको ये चीज समझनी होगी, जो ह्यूमन डीएनए है, ठीक है, उसमें 99%, 99.9% तो बेटा रिपीटेड सीक्वेंसिंग है, ठीक है, मतलब मेजोरिटी ऑफ जो अमाउंट है सीक्वेंसेस का वो रिपीटेड है, जंक डीएनए है। और एक और चीज याद रखिएगा कि 99.9% जो डीएनए है हम में और आप में सेम है, ठीक है, जो 0.1% है उसी से हम लोगों में इतना वेरिएशन है। इज इट क्लियर? सो लेट्स गेट बैक टू ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग। तो ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग में क्या होता है, जितने भी ओवरलैपिंग रीजन्स होते हैं, मतलब अगर उनको अरेंज अरेंज किया और फिर उनका अलाइनमेंट हुआ। अब देखिए ह्यूमन जीनोम इतना बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली ये जो अलाइनमेंट है ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू किया गया। अब ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स थे, ये जितने भी ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस थे उनको आइडेंटिफाई करके कंटिन्यूअसली अरेंज कर रहे थे, और फिर ये जो स्ट्रेचेस थे इनको असाइन कर रहे थे इनटू स्पेसिफिक क्रोमोसोम। समझ रहे हो इस चीज को, मतलब ये प्रॉपर सीक्वेंसिंग और अलाइनमेंट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक क्रोमोसोम, मतलब एक क्रोमोसोम्स पे किस तरह से, मतलब उनका क्या लोकेशन है, क्या है। जैसे कि अगर क्रोमोसोम 16 पे आ, ये सीक्वेंस है, क्रोमोसोम 17 पे कौन सा सीक्वेंस है, ठीक है, किस लोकेशन पे है, क्या है। तो ये सारा जो प्रॉपर जो अरेंजमेंट था वो सब कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू हो रहा था, ठीक है। तो इसी तरह से जितने भी ऑटोजोम्स हैं, ह्यूमंस में कितने ऑटोजोम्स हैं, 22, ठीक है, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स। और इसके अलावा जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं जैसे कि एक्स एंड वाई, तो वो सब सीक्वेंस्ड हुए हैं। इज इट क्लियर? तो ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग के थ्रू ही इस तरह से ये पूरी तरह से सीक्वेंस हुए हैं। और एक और चीज बेटा मैं डिस्कस करना चाहूंगी, जो क्रोमोसोम 1 है उसकी जो सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई थी वो हुई थी 2006 में, मई 2006 में, ठीक है। जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स ऑन ह्यूमन जीनोम जनरेटेड विद इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट, ठीक है। तो इस तरह से जेनेटिक एंड फिजिकल मैपिंग होती है विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसेस, ठीक है। जितने भी रिपीटेड सीक्वेंसेस हैं उन्हीं के थ्रू उनके अंदर जो भी वेरिएशन होता है, इस जो जेनेटिक वेरिएशन होता है उसको क्या बोला जाता है,
पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये जो जेनेटिक वेरिएशन है, इसी के हेल्प से जेनेटिक मैपिंग होती है, एंड इसी जेनेटिक मैपिंग की वजह से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्या क्या वेरिएशन है, कौन सा जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इज इट क्लियर? सो दीज आर द मेथड विच हैज बीन यूज्ड इन दिस जीनोम सीक्वेंसेस प्रोसेस. I hope this thing is clear to you. Now, let's have a look at the features of Human Genome Project. तो देखिए, सबसे पहली बात जो निकल के आए फीचर्स एचजीपी के, तो जो ह्यूमन जीनोम है बेटा, उसके पास कितने मिलियन बेस पेयर है? 3164.7 मिलियन बेस पेयर है। जो एवरेज जीन्स हैं वो है 3000 बेसिस के, ठीक है। और जो लार्जेस्ट जीन है बेटा वो क्या है? डिस्ट्रोफिन है एट 2.4 मिलियन बेसिस लोकेशन, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ जीन है वो कितना है बेटा? 30,000, 30,000। और जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ऑलमोस्ट 99.9% जो जीन्स है वो हम सब में सेम है। आपके आपके दोस्त, मुझ में, हम सब में 99% जो जीन्स है बेटा वो सेम है, ठीक है। जो 0.1 का ही वेरिएशन है। अब जितना भी ह्यूमन जीनोम हमें पता है, उसमें से 50% के फंक्शन हमें आज भी नहीं पता है। एंड नेक्स्ट फीचर क्या था इसका? लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, मतलब 2 से भी कम जो जीनोम है वो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, और जो लार्ज पोर्शन है रिपीटेड सीक्वेंस का ही है, ठीक है। तो ये सारे क्या थे बेटा? इसके फीचर्स थे। और जो रिपीटेड सीक्वेंसेस हैं वो कम से कम 100 से 1000 बार रिपीट हो चुके हैं। अच्छा, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार मैच दी फॉलोइंग में भी आ चुका है कि जो क्रोमोसोम 1 है वो बेटा कितना है? उसके पास 2968 जीन है, ठीक है, लार्जेस्ट है। और जो स्मॉलेस्ट है वो कौन सा है? क्रोमोसोम वाई, राइट, क्योंकि वो कितना है? 231 का है, ठीक है। अब बात करते हैं एसएनपीस की। तो ये एसएनपीस क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इसको स्निप्स भी बोल दिया जाता है। तो ये क्या है बेटा? ये वो लोकेशंस हैं जो केवल एक सिंगल बेस पेयर के ही डिफरेंस शो करती हैं, और ऐसी अराउंड 1.4 मिलियन लोकेशंस हैं। इज इट क्लियर? तो हमने फीचर्स में क्या क्या पढ़ा? एक तो हमने स्निप्स के बारे में पढ़ा, क्रोमोसोम 1 इज द लार्जेस्ट, क्रोमोसोम वाई इज द स्मॉलेस्ट, और जो लार्ज पोर्शन है वो रिपीटेड सीक्वेंसेस का है। लेस देन 2% जो जीनोम है वो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। आज भी 50% जीन्स के फंक्शन हमें नहीं पता है, जो जो डिस्कवर्ड जीन्स है। टोटल नंबर ऑफ जीन जो है बेटा वो 30,000 है। डिस्ट्रोफिन इज द लार्जेस्ट जीन, जो कि क्या है? 2.4 मिलियन बेसिस का है, पे है, सॉरी। और जो ह्यूमन जीनोम है उसके पास 3164.7 मिलियन बेस पेयर है। इज इट क्लियर? आई होप दीज थिंग्स हैव बीन क्लियर टू यू, और आपको एप्लीकेशन भी क्लियर हो गई होगी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे क्यों काम किया गया था, ताकि ह्यूमन जीनोम की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, पता चल जाए कि कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर आगे आने वाली प्रोजेनी में है, या अभी करेंटली भी कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं बॉडी में, ठीक है। और इसकी हेल्प से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, ये सब चीजें भी हम बना सकते हैं। आई होप दीज थिंग्स हैव बीन क्लियर टू यू। अब देखिए, ये जितने भी नोट्स थे वो सब एनसीईआरटी से मैंने लिए थे, जैसा कि आप देख सकते हो। और ये पैराग्राफ बहुत अच्छा है। इफ देखिए, ह्यूमन जीनोम कितना बड़ा था? ह्यूमन जीनोम बेटा इतना बड़ा था कि अगर हर बुक के हर पेज पे 1000 लेटर्स होंगे, तो ऐसी हर बुक के पास 1000 पेजेस होंगे, और इसी तरह से 3300 बुक्स बनेंगी। समझ रहे हो? तो 3300 बुक्स के हर पेज पे 1000 लेटर्स अगर लिखे जाएंगे, तो उतना मतलब उतनी बड़ी लाइब्रेरी चाहिए, इतनी सारी बुक्स चाहिए पूरा ह्यूमन डीएनए का डेटा स्टोर करने के लिए। तो देखिए कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन कंटेन है हमारे एक डीएनए में। समझ रहे हो इस चीज को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एनसीईआरटी से। अच्छा देखिए, कुछ कुछ ह्यूमन जीनोम को समझने के लिए कई नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिजम्स भी लिए गए, जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट, ठीक है,
ड्रोसोफिला, प्लांट्स में भी देखिए राइज एंड अरेबिडोप्सिस लिया गया था। तो दीज आर दी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें हम कर चुके हैं बेटा। बीएससी एंड वाईएसी की भी फुल फॉर्म कई बार नीट में, सीयूईटी में पूछ ली जाती है। इवन सीबीएसई एग्जाम्स में भी जो 1 मार्क के जो आते हैं स्टार्टिंग में क्वेश्चंस, उसमें भी ये शॉर्ट फॉर्म्स की फुल फॉर्म्स पूछ ली जाती है। एंड वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द सेंगर्स मेथड कि किस तरह से सीक्वेंस एनोटेशन, ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग होती है। सो ऑन दिस नोट वी हैव कंप्लीटेड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आई होप थिंग्स हैव बीन क्लियर टू यू। अगर किसी का कोई डाउट है, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। वी विल डेफिनेटली मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।